Hello Coderifter, welcome back to the second part of HTML, CSS and JavaScript series. इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSS को डिटेल के अंदर। इस पार्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये देखना है कि CSS क्या होती है। नंबर 2 के ऊपर हम ये चीज़ चेक करेंगे कि CSS जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। नंबर 3 के ऊपर हम ये देखेंगे कि CSS की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर हम उसके बाद CSS के ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS क्या होती है। CSS क्या होती है उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको W3 स्कूल पे ले जाऊँगा। इसके एक प्रिसाइज़ सी मैंने जो डेफ़िनेशन है वो इसके इंट्रोडक्शन में, जो कि फर्स्ट पार्ट भी था, उसके अंदर मैंने बताई थी। तो आप वहाँ पर जाके इंट्रोडक्शन को भी देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लगा दिया हुआ है। तो अभी हम CSS के ऊपर जाके इसकी थोड़ी-सी डिटेल के अंदर जो है ना वो देखते हैं CSS की जो है वो जो डेफ़िनेशन है। तो मैं W3 स्कूल पे जाता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा W3 स्कूल, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करूँगा CSS, तो ये हमारे पास CSS आ गया। अब CSS क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है? तो हम HTML के डॉक्यूमेंट को, जो मैंने आपको बताया था, हम उसको स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है? तो अब स्टाइलिंग इसके अंदर किस तरह से करनी होती है। अब अगर आप ये W3 स्कूल भी इवन देख रहे हो तो W3 स्कूल के अंदर यहाँ पर ये देखें, स्टार्ट लर्निंग CSS नाउ, तो ये एक बटन है पूरा। हम इस बटन का अगर बैकग्राउंड कलर देखें तो वो ग्रीन है, जबकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है। जबकि जो ऊपर हमारे पास ये पूरा है, यहाँ पर भी एक ग्रीन कलर है, लेकिन इसका जो शेड है वो इस ग्रीन से डिफरेंट है। यहाँ पर जो टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, ये वाला जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक है। जबकि इसका जो साइज़ है वो इसके साइज़ से डिफरेंट है। और इसका जो वेट है, वेट का मतलब ये होता है कि कुछ हमने देखा होगा फ़ॉन्ट थोड़ा बोल्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ हुआ होता है, कुछ थोड़ा-सा थिन होता है, वो इतना बोल्ड नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वेट से कवर होती हैं। डोंट वरी, हम एक-एक प्रॉपर्टी को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें किस चीज़ ने की हैं? ये सारी चीज़ें की हैं CSS ने, कैस्केडिंग स्टाइल शीट ने। तो जितनी भी तरह की इसको पूरी आपकी ये जो आपको जितनी बड़ी एप्लीकेशन नज़र आ रही है, इवन W3 स्कूल, तो इसकी जितनी भी ये स्टाइलिंग हुई हुई है ना, जितने भी स्टाइल्स हैं, ये साइड बार बना हुआ है, ये देखें, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं जिस भी जगह के ऊपर जाता हूँ तो वो थोड़ा-सा ना हाइलाइटेड हो जाता है। तो ये वाला भी जो इफ़ेक्ट है, तो इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट हैं ये सारे के सारे CSS के थ्रू होते हैं, ठीक है? तो अभी हमने भी CSS को ही डिस्कस करना है, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है। अब ये तो हमने देख लिया कि CSS क्या होती है, ठीक है? ओके, तो अब हमने जो दूसरी चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि CSS जो है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है? अब जो CSS है ना, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे जो पहली टाइप होती है उसे कहते हैं इनलाइन CSS। नंबर 2 के ऊपर जो आती है उसे कहते हैं इंटरनल CSS। नंबर 3 के ऊपर जो आती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन से पहले। अब इनलाइन CSS क्या हुई? हमारे पास HTML का जो भी एक एलिमेंट होता है, हमने जब HTML को किया था तो HTML के अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट पढ़े थे, H1 का, P का, इमेज का। तो जितनी भी स्टाइलिंग है उसको हम करते हैं, यानी कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनको लिखते हैं उसी टैग के अंदर। मैंने बताया था ना कि आपको टैग के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। मैं यहाँ पर ये मैंने कोड आपके सामने ओपन किया है। तो हमने एक इमेज का टैग देखा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह से जितने भी हमारे पास ये HTML के टैग होते हैं, इनका एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का, ठीक है? इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है? तो ये जो स्टाइलिंग होती है उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। जैसे यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस फ़ॉन्ट का जो कलर है ना वो मैंने देना है ग्रीन देना है। अच्छा, अभी आपने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना कि CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से यूज़ करना है, तो वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इनलाइन CSS आपको बता रहा था। तो अभी मैंने इनलाइन CSS लिखनी है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट देना है। उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है इस तरह से, और इस इज़ इक्वल टू के साइन के बाद हमने इस तरह से एक स्ट्रिंग बनानी है, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करनी है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कलर की, जो कि टेक्स्ट का हमारा जितना भी जो भी कलर होता है वो कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ ग्रीन, और ये उसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है। मैंने इसको सेव किया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ठीक है? हमने ये डिस्कस किया था
ये देखें वेलकम टू होम पेज और ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर आगे रेड कर दूँ, ये देखें ये रेड हो गया। ठीक है, तो ये पहली चीज़ जो है हमने इनलाइन सीएसएस की। तो जो भी सीएसएस जो है हम किसी भी एचटीएमएल के टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये इनलाइन सीएसएस है। अब दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं हमारे पास इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस हम ऐसी सीएसएस को कहते हैं जो कि हमने एचटीएमएल की जब फाइल बनाई तो हमने एचटीएमएल की फाइल के अंदर देखा कि हमारे पास एचटीएमएल के टैग के अंदर दो टैग होते हैं, एक बॉडी का टैग एक हेड का टैग। तो इंटरनल सीएसएस वो होती है कि जो एचटीएमएल की फाइल के अंदर हेड के टैग के अंदर हम लोग एक जो सीएसएस बनाएंगे उसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, दोबारा में कोड के ऊपर हम वापस आते हैं और कोड के ऊपर आके यहाँ पर ये देखेंगे जो हेड का टैग है। अब इस हेड के टैग के अंदर इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टाइल का एक टैग, इस तरह से। अब यहाँ पर स्टाइल, अच्छा अब मैंने इसको स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं कहा, टैग कहा, क्योंकि एट्रीब्यूट क्या आता है, जो किसी टैग के अंदर हम चीज़ लिखते हैं वो एट्रीब्यूट होती है, जबकि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम जिस भी चीज़ को लिखते हैं उसे हम एक टैग कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे पहले पार्ट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट जो होती है वो एक टैग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर स्टाइल का मैंने यहाँ पर टैग बनाया। अब जैसे मैंने यहाँ पर अब कोई भी अगर स्टाइल देना ना तो मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, अगेन अभी आपने ज़्यादा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मतलब मैं यहाँ पर किस तरह से बना रहा हूँ। तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए हमने अभी सीएसएस का सिंटैक्स तो डिस्कस नहीं किया, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जब मैं एक्सटर्नल सीएसएस भी आपको बता दूंगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम सीएसएस का सिंटैक्स ही देखेंगे। तो मैं सिंटैक्स आपको बता नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया पी। ठीक है, अब पी के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अब ये बस इतना आपको बता देता हूँ कि ये जो पी की स्टाइलिंग है ना बस पी के ऊपर इम्प्लीमेंट आगे होगी। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कलर, और इस कलर को मैं कह देता हूँ यानी कि ये ब्लू कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें ये कलर ब्लू हो चुका है। मैं इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो मैं इसके लिए कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कह देता हूँ 20 px। सही है, ये देखें तो ये उसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया। तो इस तरह से ये हमारी जो स्टाइलिंग होती है जिसको हम हेड के टैग के अंदर करते हैं इसे हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, तो दो तरह की स्टाइलिंग हमने देख ली, इनलाइन स्टाइलिंग और जो हमारे पास दूसरी होती है वो होती है इंटरनल स्टाइलिंग। अब इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के बाद जो तीसरी टाइप होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस ऐसी सीएसएस होती है जिसके लिए हम अलग से फाइल बनाते हैं सीएसएस की, एंड देन उस सीएसएस की फाइल को अटैच कर देते हैं यहाँ पर आके हेड के टैग के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब फाइल किस तरह से बनानी है? जिस तरह से हमने यहाँ पर HTML की फ़ाइल बनाई है उसी तरह से यहाँ पर आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और इसको मैं कह देता हूँ स्टाइल। कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्टाइल रखना, हम कोई भी नाम रख सकते हैं स्टाइल, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन देनी है वो देनी है .css, इस तरह से स्टाइल .css। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक CSS की फ़ाइल बन गई। अब मैंने अगर इस फाइल को अटैच करना है अपनी HTML की फ़ाइल के साथ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं कंट्रोल S करता हूँ। ये देखें वो सारी जो स्टाइलिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड थी ना वो ख़त्म हो गई। तो अब मैंने जब उस स्टाइल शीट को यहाँ पर मैंने लिंक करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा एक टैग जो कि लिंक का टैग है। ठीक है, अब लिंक का टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको हम सेल्फ क्लोज इस तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं। जो पहला एट्रीब्यूट है वो होता है कि हमने यहाँ पर देना है जो, अच्छा अब पहला एट्रीब्यूट आर ई एल मीन रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे स्टाइल शीट। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है, सॉरी स्टाइल शीट। अच्छा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने देनी है वो देनी है href। ठीक है, href मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस। उसी तरह से जिस तरह से हमने जब हमने क्या किया था, एक एंकर टैग बनाया था तो उसके अंदर एक href पास किया था, वो भी हाइपर लिंक रेफरेंस था, ये भी हाइपर लिंक रेफरेंस है। अब यहाँ पर अगेन मैंने क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब कौन सी जो है हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक एब्सोल्यूट जो हमारे पास होता है पाथ, एक रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ जो एग्जैक्ट पाथ होता है फाइल का, जिस जो कि हम कोई यूज़ करते हैं, जैसे मैं इस फोल्डर के इस मेरे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के अंदर किसी भी जगह के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो रूट डायरेक्टरी से लेके उस फाइल के नाम तक जो पूरा नाम दूंगा उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या एब्सोल्यूट पाथ है। जबकि रिलेटिव पाथ क्योंकि ये इसके अंदर ही पड़ा हुआ है तो इसका रिलेटिव है, तो मैं इसलिए यहाँ पर रिलेटिव पाथ दे सकता हूँ। ठीक है,
यहाँ से इस तरह से करके मैं लिख दूँगा स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये इसके साथ अटैच होगी। अब स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाके अगेन मैं पी की स्टाइलिंग कर देता हूँ जैसे मैंने पहले की थी। तो मैं कह देता हूँ कि कलर जो है वो है ब्लू और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो है 30 px। ओके, ये देखें यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो हमने ये भी देख लिया हमारे पास एक्सटर्नल CSS किस तरह से होती है और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी एक्सटर्नल CSS को क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, CSS को डिस्कस कर लिया, इनलाइन CSS को डिस्कस कर लिया, इंटरनल को कर लिया, एक्सटर्नल को कर लिया। अब जो चीज़ रहती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमने सिंटैक्स देखना है। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। अब CSS है, जिस तरह से HTML का सिंटैक्स था, टैग बेस थी, हम टैग बनाते थे और टैग के अंदर कोई भी चीज़ लिखते थे। इसी तरह से CSS को भी लिखने का कोई तरीका होगा, तो उसे हम CSS का सिंटैक्स कहेंगे। अब CSS का सिंटैक्स जो है वो समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हमने CSS लिखनी है, जिस तरह से HTML में सीधा सीधा सा था कि टैग्स थे, बस दैट्स इट। अब जो CSS का सिंटैक्स है ना, वो थोड़ा सा HTML के निस्बत थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। बट ये है कि इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ईज़ी हैं, वो रियल लाइफ में जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उसी तरह से हैं। बट जो इसका सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो उसको हम ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा, HTML का जो हमारे पास जो हो सॉरी CSS का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ इनलाइन CSS की, नहीं बात कर रहा, जबकि ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल, ये एक्सटर्नल CSS की। तो जब भी हमने आपकी CSS को लिखना है, ठीक है, तो CSS ऑब्वियसली किसी न किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है। तो CSS में मेजर 3 चीज़ें होती हैं। मैं वन बाय वन आपको बताऊँगा कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। सो सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है वो होती है सिलेक्टर। ठीक है, तो CSS यहाँ पर आपको ये सामने स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये सिंटैक्स बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ, सिलेक्टर। अच्छा, अब सिलेक्टर के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस नज़र आ रही होंगी। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना होता है, डिक्लेयर करनी होती है अपनी CSS जो है, यानी कि स्टाइलिंग। अब जो डिक्लेरेशन होती है वो उसके 2 पार्ट्स होती हैं। और वो दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं कॉलम के, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, जो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी, और राइट साइड जो होती है उसके ऊपर हमारे पास आती है वैल्यू। ठीक है, सिलेक्टर, उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होती है, वो 2 पार्ट्स के ऊपर होती है, लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रॉपर्टी, देन कॉलन, राइट साइड के ऊपर हमारे पास वैल्यू, और उसके बाद सेमी कॉलन। अगर हमने आगे जितनी भी मल्टीपल हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया CSS को डिक्लेयर करने का तरीका। अब दूसरी चीज़ ये, सिलेक्टर कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, कि हम सिलेक्टर कितनी तरह के यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्टर को जानना। अच्छा, अब सिलेक्टर जो बेसिक सिलेक्टर होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। अच्छा, अब जो सिलेक्टर 3 तरह के होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें सबसे जो पहले नंबर के ऊपर आता है वो आता है टैग। यानी कि HTML का जो टैग है, जैसे P का टैग है, जैसे जो H का टैग है, जैसे जो हमारे पास इमेज का टैग है, तो वो टैग एज अ सिलेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने वहाँ पर P लिखा था, तो अब उसका मतलब ये होता है कि जितने भी P होंगे, ठीक है, अगर मैंने P सिलेक्टर यूज़ कर लिया तो उसका मतलब ये होगा कि जितने भी P होंगे उनके ऊपर उस P के सिलेक्टर के अंदर, यानी कि उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी स्टाइलिंग लिखूँगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। मैं वापस कोड के ऊपर आता हूँ। अब ये देखिए, मैंने पी का सिलेक्टर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने कलर ब्लू लिखा हुआ है और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने क्या लिखा हुआ है, 30 px। मैं index.html के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, इट्स होम पेज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना एक शॉर्ट की बताता हूँ कॉपी करने की। ठीक है, बजाय इसके कि मैं इस पूरे पी को इस तरह से सिलेक्ट करूँ, देन कंट्रोल C करूँ, देन न्यू लाइन के अंदर आऊँ, देन कंट्रोल V करूँ, ये एक तरीका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि मैं जिस भी VS कोड के अंदर जिस भी लाइन के ऊपर हूँ, जैसे अभी मैं लाइन नंबर 9 में हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस लाइन को अगर कॉपी करना है तो इसी लाइन के अंदर बस रहते हुए मैं कंट्रोल C करूँगा, ये लाइन कॉपी होगी। अब मैं अगर कंट्रोल V करूँगा तो ये देखें वो पेस्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको कह देता हूँ पैराग्राफ 1। ठीक है, मैं इस सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको कह देता हूँ पैराग्राफ 2, इसको मैं कह देता हूँ पैराग्राफ 3। ठीक है,
यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ बनाए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी टैग को एज अ CSS का सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पर ये देखें CSS का सेलेक्टर कैसे यूज़, मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा इस पर क्लिक करें ना तो वो स्प्लिट हो जाता है, तो मल्टीपल आप फाइल्स को एक ही दफ़ा ओपन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ P, ठीक है। अब यहाँ पर P ही मेरा टैग है। अब ये जितने भी P के टैग है ना, इन सब के ऊपर ये वाली जो स्टाइलिंग है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगेन मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ये देख लें कि ये जो स्टाइलिंग है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी इन सारे टैग्स के अंदर, यानी कि P के जितने भी चारों पैराग्राफ्स हैं। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ये देखें मैंने 4 पैराग्राफ बनाए हुए थे, चारों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं सारे सेलेक्टर पहले आपको बता दूं। अच्छा, अब दोबारा आते हैं वापस स्लाइड के ऊपर। जो दूसरे नंबर का हमारे पास सेलेक्टर होता है, वो सेलेक्टर हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं ID सेलेक्टर। अब ID सेलेक्टर क्या होता है? अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टर। अब मैं ये चाहता हूँ कि आईडी, अच्छा एक चीज़ याद रख लें कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। मतलब अगर मेरे पास एक HTML की फ़ाइल है तो मैं आईडी किसी टैग को दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे P का टैग है तो मैं अपने P के टैग को कोई एट्रीब्यूट दे सकता हूँ आईडी, और आईडी की मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। अब उस आईडी की वैल्यू मैं रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक यूनिक होती है, वो यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये किस लिए यूज़ करते हैं आईडी सेलेक्टर? आईडी सेलेक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं जब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने किसी एक स्पेसिफिक मेरे पास एक टैग को मैंने सिर्फ स्पेसिफिक स्टाइल देना है, वो स्टाइल किसी भी दूसरे जो मेरे पास टैग है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है। बाकी हर टैग का अपना अपना स्टाइल हो सकता है, बहुत सारे टैग के सिमिलर स्टाइल हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर टैग है ना उसका कोई भी स्टाइल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि वो मेरा जो टैग है उसकी स्टाइलिंग बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, वो उससे रिलेटेड किसी भी दूसरे जो टैग की स्टाइलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, आईडी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। अब हम वापस आते हैं कोड के ऊपर और देखते हैं कि आईडी सेलेक्टर को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं कोड के ऊपर आता हूँ। अब आईडी CSS के अंदर सबसे पहले आते हैं। अब CSS के अंदर आईडी को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैशटैग, ठीक है, इस तरह से। तो हैशटैग आपके आईडी सेलेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो सेलेक्टर बनाता हूँ उसको मैं कह देता हूँ इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह देता हूँ कि सेकंड P, SECP, ठीक है, सेकंड P। सो ये मैंने आईडी बना ली। अब इसको मैं क्या दे देता हूँ, कलर, और इस कलर को मैं कह देता हूँ मेरे पास है ग्रीन, या मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अच्छा, अब मैं कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट वेट, मैंने ना इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है। अगेन डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। एंड देन फ़ॉन्ट, अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ मैं करता हूँ 40px, ठीक है। सो ये SCCP मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है ना, इसको मैंने ये वाला जो सिलेक्टर है वो साइन करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आके मैं लिखूँगा आईडी जस्ट लाइक दिस। उसके बाद मैं एग्जैक्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ना अपना सेलेक्टर वो लिख दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने लिखना ना HTML के अंदर जब आईडी आपने लिखनी होती है तो उसके साथ आप हैशटैग यूज़ नहीं करते। CSS के अंदर आईडी को डिफ़ाइन करने के लिए आप हैशटैग यूज़ करते हो, ठीक है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमने हैशटैग का मतलब ये होता है कि आप आईडी डिफ़ाइन कर रहे हैं, जबकि HTML के अंदर तो आप ऑलरेडी जो है ना आईडी का एक एट्रीब्यूट लिख लेते हैं, तो इसका मतलब HTML में वैसे ही पता चल जाता है, HTML का जो ट्रांसपाइलर होता है उसको पता चल जाता है कि ये आईडी है, ठीक है। और लेकिन CSS के ट्रांसपाइलर को आईडी का पता चलता है हैशटैग के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आगे करता हूँ SCC और P, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो मेरे पास सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ है, इनके ऊपर जो स्टाइल इंप्लीमेंट होगा वो इनका कलर ब्लू होगा और जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 30 होगा, ठीक है। ये देखें इनका साइज़ और इसका साइज़ भी डिफरेंट है, ये थोड़ा बोल्ड भी है और इसका कलर भी रेड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कलर दिया था, रेड। हम कोई और भी कलर दे देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से, ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ बिफोर मूविंग टू द थर्ड CSS सेलेक्टर, एक और चीज़ जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर कही थी
यानी कि पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन के जो बात था, उसमें मैंने आपको बात की थी, मैं आपको डोम के बारे में बताऊँगा। सो वहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको डोम का बिल्कुल ये एक शॉर्ट सा आपको बता दिया, डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, फिर मैंने कहा आपको आगे बताऊँगा, बताया तो है ही नहीं। आई ऑलरेडी हैव दीज़ थिंग्स इन माई माइंड, तो वो मेरे माइंड में थी, बट मैंने उसको इसी पार्ट के अंदर बताना था ताकि आपकी जो बेसिक कुछ है ना वो कवर्स हो जाएँ एचटीएमएल की। तो क्योंकि आपकी कवर हो चुकी हैं, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। सो जब भी मैं कोई चीज़ कहूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो यू हैव अ ट्रस्ट ऑन मी एज़ योर ट्यूटर, एज़ योर मेंटर, तो मैं आपको हमेशा वो चीज़ बताऊँगा, चाहे वो थोड़ा सा लेट बताऊँ, और उसके लिए आपको हमेशा पेशेंस के साथ पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। 2-4 चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने दिखानी है। जो पहली चीज़ है वो दिखाऊँगा डॉम। देखिए, हमने जब वहाँ पर एचटीएमएल के अंदर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिखा था इस तरह से, अब वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें इस तरह से अपीयर हो रहा होता है। लेकिन अगर हम उसको एलिमेंट्स के अंदर आए ना, तो यहाँ पर हमें वो डॉम की पूरी हायरार्की नज़र आ रही होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए मेरे पास ये चीज़ नज़र आ रही है। अब देखिए मैं जैसे इसके ऊपर हवर करता हूँ ना, हवर करने का मतलब है जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास H1 जो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे डोम का एलिमेंट है, ठीक है, और ये इतना पार्ट ले रहा है मेरे पास। ये मेरे पास P है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है जो हाईलाइटेड एरिया है। ये मेरे पास P इतना एरिया कवर कर रहा है जो हाईलाइटेड है, ठीक है। सो देन ये मेरे पास देखिए हेड मेरे पास कहीं भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा, और उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया था, हेड हमेशा सिर्फ इधर हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सो ये मेरे पास जो डोम है ना वो इस तरह से बन रहा होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी उसने एक चीज़ लिखी है ना, डोम ब्रेक पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, अभी ऑब्वियसली हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, बट स्टिल इस तरह से हम ये चीज़ें जो है ना वो हमें नज़र आ रही होती हैं। और क्योंकि ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन रहा होता है, इसी वजह से हमारी CSS भी इसके साथ आके इम्प्लीमेंट हो रही होती है। जब हमने इसको यहाँ पर देखा था तो देखें CSS की फ़ाइल मेरे पास अलग है, HTML की फ़ाइल मेरे पास अलग है। लेकिन यहाँ पर आके मैं जैसे इस P के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास CSS मुझे यहाँ पर शो होना शुरू होगी, P मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो गई, और अब देखें ये कहाँ पर है, ये स्टाइल डॉट CSS के अंदर है, ठीक है। P यहाँ पर ये देखो उसने क्या लिखा हुआ है, P-SCCP। तो P क्या है, ये उसने इस P को हाईलाइट किया, एंड देन SCCP, मतलब ये देखें ये पूरी हायरार्की उसने बनाई हुई है। ये पूरा पेरेंट है, उस पेरेंट के अंदर ये एक उसका चाइल्ड है, इस चाइल्ड का ये एक चाइल्ड है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी हायरार्की आपको नज़र आ रही है, जो कि हमें वहाँ पर उस तरह से नज़र, यहाँ उस तरह से हमें वो विजुअली जो है ना वो हमें नज़र नहीं आती। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास डोम किस तरह से काम करती है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं जो हायरार्किकल नोड्स की शेप के अंदर होते हैं। ये जितने भी पी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम एक HTML का एलिमेंट भी कह सकते हैं, या इन्हें हम डोम की बात जब करते हैं तो इन्हें हम डोम की नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ अ नोड। सो यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें हमें इसको अंदर यहाँ पर हम आके ना इनके अंदर, मतलब ये डेवलपर टूल होता है, ठीक है। अब डेवलपर टूल मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने जब भी ऑब्वियसली डेवलपमेंट करते हुए डेवलपर टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो डेवलपर टूल की ज़रूरत हमें क्यों होती है, क्योंकि हमने जितना भी काम करना होता है उसको डीबग करना होता है। डीबग करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोड है उसके अंदर अगर कोई इश्यूज़ है तो उसको फाइंड करना और उसको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डीबगिंग। तो जो डीबगिंग का प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं डेवलपर्स टूल्स। अब जिस भी जगह पे जिस भी चीज़ के अंदर आप कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हर तरह की कोडिंग जो होती है ना, हर लैंग्वेज की कोडिंग जो होती है ना, वो अपने अपने डेवलपर टूल्स प्रोवाइड करती है। क्योंकि जो HTML है वो ज़्यादातर हम ब्राउज़र के अंदर ही चलाते हैं, ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होती है। तो जितने भी ब्राउज़र होते हैं इनके डेवलपर टूल्स होते हैं। उसको ओपन करने का तरीका ये होता है, एक तरीका तो आप माउस के ऊपर आएँ, राइट क्लिक करें, एंड देन इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें, तो ये ओपन हो जाता है डेवलपर टूल। दूसरा तरीका है इसकी शॉर्ट की। इसकी शॉर्ट की होती है, अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+I, तो आपका डेवलपर टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब मैक के ऊपर है तो मैक से आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ही ओपन करना पड़ेगा। खैर ये डेवलपर टूल आपके पास ओपन हो गया। सॉरी, मैक के लिए आपको जो यूज़ करनी है वो करनी है कमांड ऑप्शन एंड जे, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेवलपर टूल ओपन होगा। जबकि फिर आप एलिमेंट के ऊपर आएंगे तो इस तरह से आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और अगर आप कमांड ऑप्शन और आई प्रेस करेंगे तो देन आपका डेवलपर टूल डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये 2 वेज़ होते हैं मैक के अंदर आपके डेवलपर टूल को ओपन करने के। और विंडोज़ के लिए मैंने आपको बता दिया कि Ctrl+Shift+I प्रेस करें तो डेवलपर टूल आपका ओपन हो जाएगा।
अच्छा, तो डेवलपर टूल आपने ओपन कर लिया। अब डेवलपर टूल के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नज़र आ रही होती हैं। आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हो, देख सकते हैं। एंड देन अगर आपने रन टाइम के ऊपर यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज वगैरह करके चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। तो इसको हम ऑब्वियसली साथ-साथ देखते रहेंगे। अब हम ज़रा वापस आते हैं और स्लाइड के ऊपर, और तीसरी चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करनी है, वो हमने डिस्कस करना है थर्ड टाइप का सिलेक्टर, जो कि क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर जो है वो ना तो हमारे पास जो टैग सेलेक्टर होता है उसकी तरह काम करता है, और ना ही हमारे पास जो आईडी सेलेक्टर होता है उसकी तरह काम करता है, बल्कि इसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। अब हम ज़रा अगर रिवाइज़ करें तो हमारे पास जो है वो टैग सेलेक्टर ये काम करता था कि अगर मैंने एक टैग सेलेक्टर बना लिया, यानी कि पी जैसे मैंने बनाया था, उसके अंदर मैं कोई स्टाइलिंग लिख दूंगा तो जितने भी पी मैं यूज़ करता जाऊँगा वो हर जगह पे यूज़ होता जाएगा। जबकि आईडी सेलेक्टर ये काम करता था कि जब मैंने आईडी सेलेक्टर जो है वो बना लिया, अब आईडी सेलेक्टर की जो स्टाइलिंग है वो किसी एक स्टाइल के ऊपर ही किसी एक जो है ना टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है? क्योंकि सेम नेम की एक ही आईडी हो सकती है। अब मैंने किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर आईडी सेलेक्टर इम्प्लीमेंट करना है, टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे एक नया आईडी सेलेक्टर एक नए नाम के साथ बनाना पड़ेगा, चाहे, ठीक है? अच्छा, चाहे मैंने वो सिमिलर सॉर्ट की स्टाइलिंग है वो जो इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे ये पैराग्राफ की जो स्टाइलिंग है अभी मैंने आईडी के साथ इस तरह से इम्प्लीमेंट की हुई है। ब्राउज़र के अंदर मैंने आके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये ब्राउज़र के अंदर में आया, मैं यहाँ पर आपको आके दिखाता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर जो स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग अभी आईडी सेलेक्टर से है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि यही वाली स्टाइलिंग जो पैराग्राफ 3 के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक नई आईडी बनानी पड़ेगी। मैं सेम आईडी 2 एट्रीब्यूट्स यानी कि 2 एलिमेंट्स को नहीं दे सकता। तो ये काम जो है इसको सॉर्ट आउट करता है हमारा क्लास सेलेक्टर, ठीक है? तो क्लास सेलेक्टर कैसे इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, हम अगेन वापस आते हैं और यहाँ पर आके मैं क्लास सेलेक्टर बनाता हूँ। अब क्लास सेलेक्टर को बनाने का तरीका होता है, उसकी जो नोटेशन है वो है डॉट, ठीक है? जिस तरह से आईडी की हैश थी उस तरह से क्लास की हमारे पास जो नोटेशन है वो है डॉट, पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्लास का नेम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि पैरा ग्रुप, ठीक है? मतलब मैं 2 पैराग्राफ को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अगेन कलर दे देता हूँ। मैं कलर को कह देता हूँ, मेरे पास है कलर जो है, मैं यहाँ पर एक्वा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको मैं कर लेता हूँ 50 px, ठीक है? अब क्लास के एट्रीब्यूट को यहाँ पर हमने साइन कैसे करना होता है, तो मैं यहाँ पर आके इसको कह देता हूँ क्लास नेम सिंपल क्लास, ठीक है? इस तरह से क्लास हमने लिखना है, क्लास के एट्रीब्यूट क्लास इज इक्वल टू, एंड देन स्ट्रिंग के अंदर क्लास का जो भी नेम है वो हमने लिख देना है। तो क्लास का नेम क्या है हमारे पास, पैरा ग्रुप। अगेन यहाँ पर हमने डॉट नहीं लिखना, HTML के अंदर क्लास को डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब हमने क्लास का नेम लिखना है तो उसके लिए हमने डॉट यूज़ नहीं करना, वो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। क्लास का नेम जब हमने क्लास को डिफाइन करना है तो डॉट हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पर आके भी मैं सेम काम कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास पैरा ग्रुप, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों के ऊपर एक सिमिलर स्टाइल मेरे पास अप्लाई हो गया। तो जब भी आप ये चाहते हो कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टाइल हो जो कि मल्टीपल टैग्स के ऊपर आप अप्लाई कर सको, ठीक है? सब टैग के ऊपर भी इम्प्लीमेंट ना हो और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ एक ही टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्लास सेलेक्टर बनाते हो इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ आईडी सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर। सो ये 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सिलेक्टर होते हैं, जिनको हमने कोड के अंदर जो है वो बना के उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब जो तीसरी चीज़ आती है जो मैंने आपको कहा था अभी हमने डिस्कस करनी है, वो ये करनी है कि हमारे पास हमने जो भी एक क्लास बनानी है या टैग सेलेक्टर बनाना है या हमने आईडी सेलेक्टर बनाना है, तो उसके अंदर जो स्टाइलिंग के लिए हमने जो डिक्लेरेशन करनी है, यानी कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, देन उनकी वैल्यूज़ लिखनी है, वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम कुछ बेसिक जो है ना, इनिशियली कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, देन जो एडवांस होगी उनको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जो है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं W3 स्कूल के ऊपर आता हूँ, बल्कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। W3 स्कूल की जाने के बजाय अब यहाँ पर स्लाइड के ऊपर देखें। सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस, ठीक है? हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट जो है ऑब्वियसली हमने उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है। टेक्स्ट की क्या क्या स्टाइलिंग हो सकती है?
टेक्स्ट का साइज़ हो सकता है, कलर हो सकता है, देन उसके बाद फ़ॉन्ट वेट हो सकता है। फ़ॉन्ट वेट का मैंने आपको बताया था कि अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है या लाइट करना है तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट वेट यूज़ करते हैं। देन फ़ॉन्ट फैमिली हो सकती है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है? अब जो हमारे पास फ़ॉन्ट होता है उसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, उसकी डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कुछ फ़ॉन्ट किस तरह से मतलब सेम हमने अगर वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ है, तो कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनमें वेलकम टू होम पेज एक तरह से यानी कि इस तरह से नज़र आ रहा होता है, कुछ में हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है। अब ये दोनों हैं तो सेम ही, इनका कलर भी सेम है, इनका फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेम है, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वो है इनकी फ़ॉन्ट फैमिली। इस वजह से ये आपको विजुअली डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो जो तीसरी चीज़ सॉरी जो चौथी चीज़ होती है वो कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो टेक्स्ट की जो बड़ी बेसिक या जो बड़ी प्राइमरी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कलर, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है? और भी बहुत सारी होती हैं, लाइन हाइट होता है, ठीक है? कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, वो और भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन हम फिलहाल इन 4 के ऊपर फ़ोकस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट की सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड के ऊपर हम देखते हैं, हम जितने भी जो टैग बना रहे होते हैं या जो हमने अपने बॉडी जो बनाई है या हम जो है वो कोई भी टेबल की टीआरज़ हैं, ठीक है? अब असल में तो क्या होते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर एक पूरा एक एलिमेंट होता है। तो हर एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कुछ बैकग्राउंड कलर, जैसे बटन है। हम बटन की बात कर लें तो जैसे बटन है। अब बटन का क्या होता है? बटन की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अब बटन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों की प्रॉपर्टी से भी बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो वो यानी कि हमारा जो H1 है या पैराग्राफ है तो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। अब जैसे बटन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? हमने देखा कि बटन का बैकग्राउंड कलर हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, देन बैकग्राउंड भी एक प्रॉपर्टी होती है। बैकग्राउंड कलर में आप सिर्फ बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, जबकि बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें आप कलर भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है? सो ये फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी होती है। जबकि बैकग्राउंड कलर में सिर्फ आप कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ तो होगी बैकग्राउंड के लिए। अब उसके बाद जो भी आपके पास एक आप टैग यूज़ करते हो, उसकी आप कोई विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हो। विड्थ क्या होती है उसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? देन उसकी आप हाइट भी है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो क्या प्रॉपर्टी होगी? विड्थ की प्रॉपर्टी हो सकती है, हाइट की प्रॉपर्टी हो सकती है, देन आपने इमेजेस के देखे होंगे उनके जो कॉर्नर होते हैं ना वो राउंडेड होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बटन्स ऐसे हैं जिनके जो कॉर्नर होते हैं वो राउंडेड होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बटन की एग्ज़ाम्पल लें, तो यहाँ पर क्या आपके पास आ रहा है, यहाँ पर जो कॉर्नर है वो राउंडेड है। अब ये जो राउंडेड कॉर्नर हैं ये होते हैं बॉर्डर रेडियस से, तो आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। देन ये एक और बटन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो बॉर्डर है ना उसका कलर डिफरेंट है। तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या दे सकते हैं, बॉर्डर का जो साइज़ है। अच्छा, अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर एक ही वैल्यू आती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं। जिनमें से एक ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी, इसमें 3-4 वैल्यूज़ आती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है ना, वो होता है बॉर्डर का साइज़, यानी कि उस बॉर्डर कितना थिक होगा। दूसरी जो होती है वो होती है बॉर्डर की टाइप, यानी कि बॉर्डर सॉलिड होगा यानी कि सिंगल लाइन होगी या डॉटेड होगा यानी कि डॉट डॉट होगा या डैश बनी हुई होगी। इसमें मैं सारी आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। फिर उसके बाद होता है बॉर्डर का कलर, या बॉर्डर का कोई कलर भी हो सकता है, ठीक है? सो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी होगी। इस तरह से हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी होगी, देन एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है मार्जिन एंड देयर इज़ पैडिंग। अब ये मार्जिन और जो पैडिंग है ना, इसको मैं थोड़ी सी देर के बाद आपको बताता हूँ। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। देन विड्थ और जो हाइट होती है इसको हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है? अब जो विड्थ होती है या हाइट होती है ये मेजरमेंट के यूनिट है, ठीक है? अब हम मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ठीक है? हम जितने भी वेबसाइट्स के जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ये तो किसी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम मेजरमेंट है, नॉर्मली हम जब विड्थ और हाइट की मेजरमेंट करनी हो तो हम किस चीज़ के अंदर करते हैं? सेंटीमीटर्स के अंदर कर रहे होते हैं, मीटर्स के अंदर कर रहे होते हैं, किलोमीटर्स के अंदर कर रहे होते हैं, फीट के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमने जब मेजरमेंट करनी है तो वो मेजरमेंट किस तरह से होगी? ऑब्वियसली सेंटीमीटर्स में नहीं होगी, तो किससे हो सकती है?
अब हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपनी स्क्रीन को, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन किस तरह से बनती है। सो जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती हैं, एंड एवरी सिंगल डॉट इज कॉल्ड अ पिक्सल। ठीक है। अब और वो किस तरह से होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं वो रोज़ एंड कॉलम की शक्ल के अंदर होते हैं। तो हमारी जो स्क्रीन है, मतलब उसकी अगर हम रोज़ की बात करें तो इस तरह से, मतलब अगर हम टॉप से बॉटम तक जाएँ तो ये एक एक रो बनती जाएगी। देन कॉलम जो होते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं लेफ़्ट से राइट, अगर हम अपनी स्क्रीन को देखें तो इस तरह से कॉलम बनते हैं। तो इस तरह ये पूरा मैट्रिक्स बनता है जो आपके पास डॉट्स का, इन सबको हम पिक्सल कहते हैं, और सारे पिक्सल से मिलके एक क्या बनती है, स्क्रीन बनती है। तो ऑब्वियसली इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एक सिंगल डॉट, यानी कि एक सिंगल पिक्सल। तो जो हमारे पास हम जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हमारी हाइट की या विड्थ की जो मेजरमेंट होती है वो हम पिक्सल्स के अंदर कर रहे होते हैं। और पिक्सल्स को सीएसएस के अंदर जो है उसको जो है ना वो डिनोट करते हैं, इसकी जो नोटेशन है वो होती है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स स्टैंड फॉर पिक्सल्स। ठीक है। और भी बहुत सारी नोटेशंस हैं, लेकिन हमने जो नोटेशन अभी डिस्कस करनी है वो दो हैं मेजरली, उनमें पी एक्स है, दूसरी परसेंटेज है। अभी तो मैंने पी एक्स बता दिया, तो आप विड्थ क्या दोगे, विड्थ दोगे 20 px। अब 20 px का मतलब ये है कि आपके स्क्रीन के 20 पिक्सल्स वो ले लेगा। ठीक है, यानी कि वर्टिकली भी अगर तो हम विड्थ की बात कर रहा हूँ तो विड्थ का मतलब है कि वो हॉरिजेंटली जो है वो 20 px ले लेगा, और जब मैं उसको हाइट कहूँगा तो इसका मतलब होगा कि वर्टिकली 20 px ले लेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अगर बॉक्स बनाता हूँ और मैं कोड के ऊपर ही वापस आता हूँ, और कोड के ऊपर वापस आके मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कर लेता हूँ एक इस तरह से पी का टैग। अब इसके अंदर मैं कुछ भी फ़िलहाल नहीं लिखता, या मैं बटन बनाता हूँ। ठीक है, बटन का टैग मैंने आपको बताया था, ये शायद नहीं बताया था, चलो नहीं बताया था तो हम बटन का टैग अभी डिस्कस बल्कि कर ही लेते हैं। तो बटन का टैग मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो बटन का टैग क्या होता है, बटन के टैग को हमने बनाया था BUTTON। ठीक है, ये बटन का टैग होता है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, क्लिक मी। ठीक है। अब ये मैं इसको सेव करके पहले आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखें, ये बटन बन गया, ये डिफ़ॉल्ट जो भी उसका एक व्यू है ना वो आ गया। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ, ताकि थोड़ा इनलाइन स्टाइलिंग में हमें पता चल जाए। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। अब मैंने क्या देना है, इस बटन की क्या देनी है, विड्थ देनी है। तो मैं विड्थ दे देता हूँ इस तरह से, WI विड्थ करके वो मैं दे देता हूँ 150 px। ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, सेमी कॉलन, 150 px लिख के सेमी कॉलन। ये देखें, विड्थ मैंने लिखा, ये क्या है, एट्रीब्यूट कॉलन, एंड ये 150 क्या है, वैल्यू, एंड px क्या है, उसका यूनिट। अब मैं लिख लेता हूँ हाइट, h। ठीक है, हाइट क्या होती है, HIGHT हाइट, और हाइट को मैं दे देता हूँ 40 px। ठीक है। अच्छा सॉरी, हाइट जो है वो होती है HEIG, आई गेस स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। यस, मैंने स्पेलिंग गलत लिखेंगे, हो गए HEIGHT हाइट। ठीक है। अच्छा, अब मैंने हाइट दे दी 40 px। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें इसने क्या किया, 150 px इस तरह से हाइट ले ली, और उसने 40 px इस तरह से हाइट ले ली। मैं डेवलपर टूल ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हाइट। यहाँ पर आके ये मैं बटन के ऊपर आता हूँ, ये देखें। अब बटन अगर आप यहाँ आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा होगा, इसने सिर्फ इतनी हाइट ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ ना तो आप देखें वो वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाता है। सो उसकी कितनी, 150/40, यानी कि 150 उसने उसकी विड्थ ली है, 40 px उसकी हाइट ली है। मैं यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊँ तो ये मेरे पास बटन है, ये ऑब्वियसली इसके बॉर्डर वगैरह जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं। तो ये उसका पूरे का पूरा जो है ना वो बॉक्स है। ठीक है, तो इसने इसकी इतनी आपको यहाँ पर ये इस साइड के ऊपर आपने देखना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 150 क्रॉस 40। ठीक है। तो ये उसने क्या किया, उसकी उतनी पिक्सल्स ले ली। अच्छा, इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने हाइट और विड्थ को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब जो इसके बाद जो चीज़ है, मैंने कहा था बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमने किस तरह से देना, बैकग्राउंड कलर, सॉरी सेमी कॉलन यहाँ पर आएगा। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको कह देता हूँ इस तरह से एक्वा। सो ये देखें बैकग्राउंड कलर मेरे पास एक्वा आ गया। ठीक है। सो ये देखें, एक क्लिक मी था, बैकग्राउंड कलर मेरे पास इस तरह से एक्वा आ गया। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, अब देखें ये मेरे पास है ना बटन थोड़ा बड़ा, मैं इसको कॉर्नर कर देता हूँ, ये कॉर्नर बड़े इसके शार्प हैं। तो मैंने बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैं कह देता हूँ बॉर्डर रेडियस इस तरह से,
ये देखें बॉर्डर रेडियस, इसको मैं कहता हूँ 6px। ठीक है, तो ये इस तरह से जब मैं आऊँगा, सो ये देखें बॉर्डर रेडियस कितना हो गया, 6px हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए नीचे यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। सो अब उसके जो कॉर्नर है वो उधर राउंडेड है। अब एक और चीज़ है, ये बॉर्डर तो मैंने दिया ही नहीं था, ये बॉर्डर कहाँ से आ गया? तो ये बॉर्डर जो है ये डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है किसी भी बटन का। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं बॉर्डर अपनी मर्ज़ी का कर लूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर इस तरह से। अब बॉर्डर की मैंने बताया था सबसे पहले आपने क्या देना था, विड्थ देनी होती है। मैं कर देता हूँ 2px। उसके बाद आपने क्या देनी होती है, उसकी प्रॉपर्टी। अभी फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ सॉलिड। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, उसका कलर दे देता हूँ। तो मैं इसका कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये देखिए 2px ग्रीन। अब ये जो है ना बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बॉर्डर थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। तो मैं 1px कर लेता हूँ। सो ये देखें बॉर्डर थोड़ा लाइट हो गया मेरे पास। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या करते हो, डिफरेंट आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब ये बॉर्डर मेरे पास क्या था, बॉर्डर मैंने क्या किया हुआ था, सॉलिड। ठीक है, अब बजाय इसके मैं बार बार यहाँ पर आके इसको चेंज करूँ, हम डेवलपर टूल को यूज़ करते हुए रन टाइम के ऊपर चेक करते हैं। अच्छा, डेवलपर टूल के अंदर जो भी आप चेंजेस करोगे वो टेम्परेरी होती हैं, वो यहाँ पर नहीं शो होती। और ये इसलिए की जाती है ताकि जब आप कोई प्रॉपर उस तरह से अपना काम कर ले, तो स्टाइलिंग कर ले, तो देन उस तरह की स्टाइलिंग आप वापस आके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लो। तो मैं यहाँ पर डेवलपर टूल के अंदर सॉलिड को जाके क्या कर देता हूँ, डैश। ठीक है, ये देखिए तो आपके पास क्या आ गया, डैश्ड बॉर्डर का स्टाइल। मैं कर देता हूँ डॉटेड। ठीक है, आपको डॉट डॉट नज़र आना शुरू हो गया। अभी मैं इसके थोड़ा सा यहाँ पर है ना 2px कर देता हूँ, तो ये देखिए आपको डॉटेड नज़र आ रहा होगा बॉर्डर। तो इस तरह से आप बॉर्डर की डिफरेंट टाइप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने CSS के साथ ये भी चीज़ देख ली। तो अब हम क्या करते हैं, हमने फॉर्म का जो कंपोनेंट है ना HTML के अंदर, उसको डिस्कस नहीं किया था, इनपुट्स को डिस्कस नहीं किया था। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट का एलिमेंट बनाता हूँ और उस इनपुट के एलिमेंट के अंदर हम डिफरेंट तरह की जो स्टाइलिंग है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं सारे कोड को क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ तो आपको पता चली गई होगी, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एस मैं बार बार ज़रूर करता हूँ। मैं जब भी कोई काम करता हूँ कंट्रोल एस ज़रूर करता हूँ। सो अगेन वही वाली बात, जब भी आपने कोई चेंज करनी है तो चेंजेस करने के बाद आपको कंट्रोल एस लाजमी करना है। अगर आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी चीज़ें आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर नज़र नहीं आ रही होंगी। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, फॉर्म का कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर्म का कंपोनेंट बनाने से पहले आप लोगों से अगेन वही वाली रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि अभी तक आपको हमारा ये वीडियो है उसकी कहाँ तक समझ आई, आपको हमारा पढ़ाने का या समझाने का जो मेथड है वो अच्छा लगता है। अगर उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप अपना फीडबैक भी बताएं, और ये भी बताएं कि हम मज़ीद किन किन चीज़ों को एम्फसाइज़ करें जो हमारा नेक्स्ट हमने HTML CSS का कोर्स बनाना है उसके अंदर। ठीक है, सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लाजमी करें और लाइक का बटन भी लाजमी प्रेस करें। आपके हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे और इससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और आपको फ्री के अंदर हम मज़ीद अच्छे से अच्छे कोर्सेज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यू आर अ वेरी गुड गाय। आप हमारा ये जब चैनल देख रहे हो तो आप हमें रिवॉर्ड ज़रूर देंगे, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और आई थिंक से अभी तक को आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया होगा, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड यू आर अ ट्रू ट्रू कोड रिफ्ट लवर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म के कंपोनेंट को डिज़ाइन करना। सो मैंने यहाँ पर इस सारी चीज़ों को आके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम फॉर्म का कंपोनेंट क्योंकि हमने डिज़ाइन करना है, मैं इस स्टाइल शीट के अंदर ये जितनी भी स्टाइलिंग की इसको भी फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर अब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। W3 स्कूल में दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। आई डोंट नो मैं बार बार इसको बंद क्यों कर रहा हूँ। सो HTML के ऊपर आते हैं। फॉर्म कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, HTML फॉर्म। अब फॉर्म कंपोनेंट किस लिए होते हैं, फॉर्म कंपोनेंट यूज़र से इनपुट लेने के लिए होते हैं। जब यूज़र ने कोई भी डाटा जो होता है वो एंटर करना होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक लॉगिन का जो है ना वो एक पेज आता है जिसके अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं। आप अपना वहाँ पर लॉगिन कर रहे होते हैं, या जैसे यहाँ पर ये सर्च का है तो किसी जगह पे जाके आप सर्च करते हैं, या आपने किसी भी जगह के ऊपर कोई चीज़ आपने कोई ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर करते वक्त भी आप डिफरेंट फील्ड्स को फिल करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है ना ये फॉर्म के थ्रू हो रहा होता है। तो फॉर्म क्या होता है, यूज़र से डाटा इनपुट करवाने के लिए होता है। ठीक है,
तो इसके लिए हम करते हैं फॉर्म का एलिमेंट। अब जो फॉर्म का एलिमेंट है वो इटसेल्फ एक एलिमेंट इटसेल्फ उसके अंदर मतलब हम कोई डाटा नहीं रखते, बल्कि उसके अंदर फर्दर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इनपुट एलिमेंट कहते हैं। अब इनपुट जो एलिमेंट होते हैं वो मतलब जो फॉर्म के जो एलिमेंट होते हैं, जो यानी कि फॉर्म के चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, उनमें इनपुट होता है। अभी हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उनके अंदर हमारे पास इनपुट एलिमेंट होता है, सेलेक्ट का एलिमेंट होता है, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। ठीक है, सो अभी हम जो है वो बाकी ज़्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं देखेंगे, बट मैं आपको जो है वो जो हमारे पास सिलेक्ट है और जो हमारे पास हाँ, हमने जो इम्प्लीमेंट करना है हमारे पास इनपुट, तो वो ये वाले दो हम एलिमेंट ज़रूर डिस्कस करेंगे, उनकी स्टाइलिंग भी करेंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं बनाता हूँ एक फॉर्म। इस तरह से फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से फॉर्म को मैंने स्टार्ट किया, क्लोज किया, इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक इनपुट का एलिमेंट। ठीक है, अब इनपुट के एलिमेंट बना दिया। मैं इनपुट के एलिमेंट में बताऊंगा अभी कि कितनी तरह की चीज़ें आती हैं। अभी मैं सिर्फ मैंने यहाँ पर इनपुट का एलिमेंट बनाया, मैंने इसको कंट्रोल सेव कर लिया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए मेरे पास इनपुट का एलिमेंट आ गया। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा हम वापस आते हैं। अब जो इनपुट का एलिमेंट होता है, अच्छा फॉर्म के एलिमेंट के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ इनपुट के एलिमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनपुट का जो एलिमेंट होता है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको मैं डिटेल के अंदर बताता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर तो स्लाइड के ऊपर तो यहाँ पर हम इनपुट के मैंने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इनलिस्ट किया हुआ है। इनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या आता है, टाइप। जो भी इनपुट होती है उसके अंदर, क्योंकि हमने किसी चीज़ को इनपुट करना होता है। अब हर इनपुट की कोई एक टाइप नहीं होती, मल्टीपल टाइप्स की इनपुट हो सकती है। सबसे जो कॉमन टाइप है वो है टेक्स्ट। अगर आप नहीं भी किसी इनपुट की टाइप देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो टाइप होती है वो टेक्स्ट ही होती है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इनपुट की टाइप आती है वो होती है नंबर्स। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इनपुट के अंदर सिर्फ नंबर टाइप हो तो वो हम नंबर यूज़ करते हैं। फिर जो इनपुट की जो तीसरे नंबर के ऊपर जो टाइप है वो पासवर्ड। आपने देखा होगा कि जब भी आप पासवर्ड टाइप्स करते हैं तो पासवर्ड हमारे पास क्या होता है, डॉट 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 आ रहा होता है। वहाँ पर हमें पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हम टाइप कर रहे थे वो नज़र नहीं आ रहा था, तो वो इनपुट की टाइप पासवर्ड होती है। हम अभी वो सारी टाइप्स बना लेंगे। उसके बाद एक टाइप होती है ईमेल। अब ईमेल की टाइप क्या करती है, जब आप किसी भी चीज़ की टाइप ईमेल बना लेते हो तो जब तक उसके अंदर ऐट और डॉट कॉम या डॉट को या डॉट के बाद जो भी एक्सटेंशन होती है वो ना आ रहा हो, तो वो आपको एक एरर थ्रो करता रहता है कि ये इनपुट जो है डाटा आपने जो भी इसमें एंटर किया वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज़ होगी टाइप एट्रीब्यूट। दूसरे नंबर के ऊपर जो एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है नेम का एट्रीब्यूट। अब नेम का एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी इनपुट्स हम लिख रहे होते हैं वो डाटा हमने किसी न किसी जगह के ऊपर भेजना होता है। तो वो डाटा जब रीड होता है सर्वर के ऊपर जाके, तो वो डाटा को पता होना चाहिए कि इनपुट मतलब वो नेम के अगेंस्ट असल में डाटा रीड कर रहा होता है। इस नेम के अगेंस्ट ये डाटा आ रहा है, इस नेम के अगेंस्ट ये डाटा आ रहा है। तो इनपुट का जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो नेम होता है। नेम हमेशा इनपुट्स के यूनिक होने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है, तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है आईडी। अगेन आईडी भी सिमिलर नेम की तरह ही काम करती है कि जब हमने इनपुट की कोई स्टाइलिंग करनी हो या जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके इनपुट की कोई साथ डाटा की मैनिपुलेशन करनी हो, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं आईडी की बेस के ऊपर। और आईडी भी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो उसका चौथा एट्रीब्यूट आता है, वो उसका चौथा एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वो होता है कि आपने देखा होगा कि आपके पास लिखा हुआ आता है समटाइम, आप जब भी कोई चीज़ टाइप करने लगते हो तो वहाँ पर लिखा होता है एंटर योर नेम, टाइप स्टार्ट टाइपिंग हेयर। ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है और फिर जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं वो गायब हो जाती है, तो वो चीज़ होती है प्लेस होल्डर के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो इनपुट की जो टाइप आती है, सॉरी जो एक एट्रीब्यूट आता है वो होता है वैल्यू। अब आप ये चाहते हो कि इनपुट के अंदर जब भी वो, अच्छा वैल्यू को भी हम डिस्कस नहीं करते, बस ये देख लें कि वैल्यू के अंदर किसी भी इनपुट की जो वैल्यू होती है वो जो टेक्स्ट आपको पहले से लिखा हुआ नज़र आता है, कैसे आता है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट यानी कि इसके बाद वाला तो सिर्फ HTML और CSS वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट भी इंटीग्रेट करनी है, तो वहाँ पर मैं आपको इनपुट के साथ जावास्क्रिप्ट की इंटीग्रेशन दिखाऊंगा। तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि वैल्यू किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अभी इसके बारे में बॉदर नहीं करना। ओके, सो ये इनपुट के आगे सारे एट्रीब्यूट्स। तो वापस आते हैं कोड के ऊपर, और कोड के ऊपर आगे इनको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर आगे सबसे पहले मैं करता हूँ टाइप। मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में कर देता हूँ स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम हेयर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया, ये देखें स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम हेयर। जैसे मैंने यहाँ पर आया, अभी देखें यहाँ पर वो अभी यहाँ पर परसिस्ट कर रहा है। मैं जैसे कुछ प्रेस करूँगा
वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके Ctrl+C करके Ctrl+V कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ CSS की फ़ाइल को। अच्छा, इसकी जो मैं टाइप दे देता हूँ वो मैं दे देता हूँ नंबर। ठीक है, और स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ पर अब प्लेस होल्डर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पर आया, अब यहाँ पर मैं ये भला क्या प्रेस कर रहा हूँ, आप सारे प्रेस करके चेक करें। यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो ABC प्रेस हो रही है, नंबर्स भी प्रेस हो रहे हैं। यहाँ पर आके आप ज़रा प्रेस करना स्टार्ट करें, जो ABCXYZ कुछ भी प्रेस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप नंबर्स के ऊपर आप प्रेस करें तो नंबर एंटर होना शुरू हो गया। तो जब भी डाटा टाइप नंबर होती है तो उसके अंदर सिर्फ नंबर इंसर्ट होते हैं। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके Ctrl+C और Ctrl+V कर लेता हूँ, और इसकी मैं टाइप कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके मैं कुछ टाइप करता हूँ, यानी कि कोई पासवर्ड टाइप करता हूँ। ठीक है, सो मैंने टाइप किया, देखिए आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये पासवर्ड हमारे पास इस तरह से टाइप होता है। अब मैं वापस आता हूँ और इन सारी चीज़ों की मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आगे, अच्छा एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जितनी भी डिफरेंट हम वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो जो इनपुट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ लेबल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म के ऊपर आके आपको दिखाऊँ तो जितनी भी इनपुट्स होती हैं, इनपुट्स के साथ इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं जिन्हें लेबल्स कहा जाता है। ठीक है, उनका नेम भी लेबल है। तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, लेबल लगाता हूँ इस तरह से लेबल, और इसको मैं कह देता हूँ नेम। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ना एलेबरेट करते हैं, नेम, और यहाँ पर आके मैं लेबल देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ एज। ठीक है, क्योंकि एज हम नंबर में देंगे तो इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा। और यहाँ पर आते हैं और इसको मैं आके लेबल कह देता हूँ पासवर्ड, सॉरी नॉट हेयर। मैं भी बताऊँगा आपको फॉर क्या काम करता है, करके भी दिखाऊँगा। देन पासवर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी ये लगा देते हैं, इधर भी ये लगा देते हैं, बल्कि ख़त्म कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे ये लगाने की। तो ये देखें यहाँ पर नेम, एज एंड पासवर्ड आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये न्यू लाइन के अंदर नहीं आ रहा, तो हम एक नया टैग पढ़ेंगे। अगेन वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है और उसे कहते हैं BR, यानी कि ब्रेक लाइन, इस तरह से। ठीक है, ये BR का जो टैग है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, इसके बाद लाइन ब्रेक करेगा और ये जितना भी कंटेंट है ये नई लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, ये देखें वो न्यू लाइन के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर आके अगेन मैं कर देता हूँ BR। ठीक है, ये अगेन न्यू लाइन के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम है, ठीक है, ये जो स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम हेयर है ये भी नई लाइन के अंदर आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी एक BR लगा दूंगा, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ ना तो मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, नेम, एज, पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग हम क्या करेंगे, लेबल की भी करेंगे, इनपुट की भी करेंगे। ठीक है, और अभी भी जो मैं सिलेक्टर यूज़ करूँगा वो मैं सिंपली, आप जो यहाँ पर सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ वो इस तरह से इनपुट में कोई क्लास सिलेक्टर यूज़ नहीं कर रहा। फिलहाल मैं इस तरह से इनपुट सिलेक्टर यूज़ करूँगा। ठीक है, और इनपुट सिलेक्टर में सबसे पहले मैं कर दूँगा विड्थ, और विड्थ में दे देता हूँ 300 px, हाइट में दे देता हूँ 40 px। ठीक है, मैं यहाँ पर आके देखते हैं, ये देखें इनपुट की इस तरह से हमने स्टाइलिंग दे दी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 6 px। ठीक है, ये देखें बॉर्डर रेडियस हमारे पास इस तरह से आ गया। अब मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ इस तरह से आके, अभी तो मैंने बॉर्डर रेडियस दिया ना, मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। मैं देता हूँ बॉर्डर 1 px सॉलिड, और इसको मैं कह देता हूँ थोड़ा सा ग्रे कलर में देते हैं। ठीक है, ये देखें बॉर्डर हमारे पास ग्रे कलर के अंदर आ गया। अब एक और चीज़, स्टाइलिंग तो इसकी तो इस तरह से हमने स्टाइलिंग तो कर ली, अब एक और चीज़ हमने करनी है। अब देखें, पहले तो लेबल की स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ लेबल, और लेबल के बाद मैं इसको कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 16 px, फ़ॉन्ट कलर, बल्कि फ़ॉन्ट कलर रहने देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट में कर देता हूँ 500। ठीक है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट की भी स्टाइलिंग होगी, मैं 600 भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट हो गया। अब देखें ये बिल्कुल साथ साथ इस तरह से ना जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास
एज वाला पूरा इनपुट ग्रुप है, ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, मतलब दरमियान में थोड़ी सी स्पेसिंग हो, इसके दरमियान में भी थोड़ी सी स्पेसिंग हो। सो ये जो स्पेसिंग देने वाला काम होता है वो हम करते हैं मार्जिन से। ठीक है, तो मैं मार्जिन देता हूँ। तो जब भी आपने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन कितनी तरह का होता है, स्लाइड के ऊपर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन हमारे पास होता है 4 तरह का। मार्जिन लेफ़्ट, जब हमने किसी एलिमेंट, कोई हमारे पास एक राइट साइड के ऊपर एलिमेंट है, एक लेफ़्ट साइड के ऊपर एलिमेंट है। मैंने लेफ़्ट साइड वाले जो एलिमेंट है, यानी कि सॉरी, जो राइट साइड वाला एलिमेंट है उसको लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट से मैंने स्पेसिंग देनी है। मैं चाहता हूँ कि वो लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट से थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए, दरमियान में स्पेसिंग आ जाए, तो इस केस के अंदर हम देते हैं मार्जिन लेफ़्ट। सेम गोज़ फॉर, अगर मैंने जो लेफ़्ट साइड वाला जो है उसको राइट साइड वाले से मार्जिन देना है तो मैं इसको दूंगा मार्जिन राइट। अब अगर हम कंसीडर करते हैं एक जो मेरे पास एलिमेंट टॉप के ऊपर है, एक बॉटम के ऊपर है, तो अगर मैंने टॉप वाले को बॉटम वाले से मार्जिन देना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्जिन बॉटम। अगर मैंने बॉटम वाले को टॉप वाले से मार्जिन देना है, स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्जिन टॉप। तो इस तरह से हमारे पास 4 मार्जिन की जो है ना वो टाइप्स होती हैं। तो अब हमने कौन सा मार्जिन देना है, मैंने एज को मार्जिन देना है नेम से, तो मैं क्या दूंगा मार्जिन टॉप। पासवर्ड को देना है एज से, तो इसको भी क्या दूंगा मार्जिन टॉप। सो अब यहाँ पर आएगा क्लासेस का काम। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्लासेस का काम, अच्छा बल्कि अभी भी क्लासेस नहीं देता क्योंकि नेम भी बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, तो मैं सब को मार्जिन टॉप दे देता हूँ, इनपुट को आके मार्जिन टॉप दे देता हूँ। सो यहाँ पर आके मैं करता हूँ इस तरह से मार्जिन टॉप, और इसको मैं कर देता हूँ 30px। वापस आता हूँ यहाँ पर, ये देखें, सॉरी, मैंने लेबल को मुझे यहाँ पर करना चाहिए था मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ 30px। अब ठीक है, मार्जिन बॉटम मतलब नेम ने इसको मार्जिन दे दिया, एज ने इसको मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ है, वो ये है कि एज का और ये भी बिल्कुल साथ साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान में भी थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। तो अब मैं लेबल को मार्जिन दूंगा, क्योंकि लेबल को मैंने इनपुट से थोड़ा सा स्पेसिंग देनी है, तो इसलिए लेबल को जो मार्जिन दूंगा वो दूंगा मार्जिन अगेन मार्जिन बॉटम। सो यहाँ पर आगे कहता हूँ मार्जिन बॉटम 10px। मार्जिन बॉटम 10px नॉट इम्प्लीमेंटेड, मैं कर देता हूँ लेट मी चेक। तो मैं इसको डेवलपर टूल ओपन करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट, लेवल पे आते हैं, मार्जिन बॉटम बिल्कुल हमने यहाँ पर दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, आई गेस BR के टैग की वजह से नहीं हो रहा। ओके, सो एक्चुअली द रीज़न इज़ क्योंकि हमने जो लेबल है इसको हमने कोई हाइट ही नहीं दी। ठीक है, अब कोई हाइट नहीं दी तो इसलिए हम इसको मार्जिन जब दे रहे हैं तो वो मार्जिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दे देता हूँ इसको यहाँ पर हाइट 20px। अगेन लेट मी चेक, सो आई हैव टू चेक, मुझे लग रहा है कि यस आई गेट। असल में इशू ये है, लेबल को हमेशा कोई डिस्प्ले टाइप देनी चाहिए। ठीक है, देनी होती है। अब डिस्प्ले टाइप क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी सिर्फ डिस्प्ले टाइप में इसको दे दूँ। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कह देता हूँ डिस्प्ले, कुछ भी देता हूँ, ब्लॉक कर देते हैं। सो ये देखिए मार्जिन बॉटम 50px नहीं देना था, 10 देना था। ओके, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको 1px कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ इस तरह से। यस, ब्लॉक असल में वो उसकी अपनी कुछ स्टाइलिंग होती है, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। मैं 10px करूँगा, अभी भी ज़्यादा है, 5px कर लेते हैं, नाउ इट इज़ गुड। तो देखें यहाँ पर हमने इसकी जो है ना वो मार्जिन भी दे दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो अब इसके नीचे हम एक बटन बनाते हैं और लाइक दिस। तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक BR इस तरह से कर लेता हूँ और BR के नीचे एक बटन बना लेते हैं लाइक दिस। अब बटन में लिख देते हैं सेव। अब बटन के आगे यहाँ पर कर लेते हैं स्टाइलिंग, तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा। ठीक है, बटन का इस तरह से सिलेक्टर बनाएंगे। अब मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ उतनी ही देता हूँ जितनी मेरे पास मैंने इनपुट की विड्थ दी है, 300px। हाइट में कर देता हूँ अगेन 40px, और उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस पे दे देता हूँ और वो मैं देता हूँ 6px। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देता हूँ ब्लू। ब्लू में थोड़ा सा जो है ना प्रोफेशनल ब्लू दूंगा, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है ना इसे कहते हैं आंखों से खून निकालने वाला ब्लू। तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल ब्लू यूज़ करना है हमने, तो उसके लिए मैं इस तरह का ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने इस तरह से ब्लू कलर यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि ये तो बटन की स्टाइलिंग होगी, अब बटन के अंदर जो टेक्स्ट है इसकी भी स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं कहता हूँ 16px, फ़ॉन्ट
वेट मैं इसको 500 कर लेता हूँ, एंड देन कलर। जो टेक्स्ट का कलर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल कलर होती है, इसको मैं कह देता हूँ वाइट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं तो ये देखें, अब ये बॉर्डर है ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आपने बॉर्डर को बिल्कुल ख़त्म करना हो ना तो उसके लिए कर देते होते हैं बॉर्डर, और यहाँ पर लिखते होते हैं नन। बॉर्डर की प्रॉपर्टी अगर नन कर दें तो बॉर्डर इस तरह से ख़त्म हो जाता है। ये देखें आपके पास कितना अच्छा यहाँ पर हमने फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पर एक मसला है वो मसला ये है कि हमारे पास जो फॉर्म है ना ये सेंटर में नहीं है। ठीक है। तो जब भी फॉर्म हमारे पास या जो भी एलिमेंट हम चाहते हैं कि सेंटर के अंदर आ जाए, तो उसको सेंटर में करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो पेरेंट टैग कौन सा है, वो है बॉडी का टैग। तो मैंने पूरे फॉर्म को लेके आना सेंटर के अंदर, तो मैं बॉडी का यहाँ पर सिलेक्टर बनाऊंगा, यहाँ पर आके लिखूंगा बॉडी, इसको कहूँगा मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। ठीक है। सो अभी ये यहाँ पर नहीं आएगा, अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक, आई गेस इनलाइन ब्लॉक, और आई गेस मुझे इसको विड्थ भी देनी पड़ेगी, विड्थ। अच्छा, अब विड्थ कितनी देनी है, राइट। अब विड्थ मुझे इसकी देनी है 100%। 100% का क्या मतलब है, 100% का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास जो भी आपको स्क्रीन नज़र आ रही होती है, स्क्रीन को कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है। अब इस व्यू पोर्ट की जितनी भी हाइट होती है, जितनी भी हाइट होगी, ठीक है, सो वो उतने उसको ऑब्वियसली इसकी जो टोटल हाइट होगी उसको हम 100% कहेंगे, उसकी जो हाफ हाइट ही होगी उसको 50% कहेंगे। तो मैंने कहा विड्थ 100%। इसका मतलब ये है कि व्यू पोर्ट की जितनी विड्थ है, यानी कि स्क्रीन की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ दे दो बॉडी को। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्जिन ऑटो करने के लिए मुझे बॉडी को, सॉरी, इसको सेंटर करने के लिए मुझे बॉडी को कुछ नहीं देना, मुझे फॉर्म को देना है। अब फॉर्म में इसकी जो विड्थ है ना वो 100% देने की बजाय पहले मैं कर देता हूँ 50%। ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये देखें फॉर्म मेरा यहाँ पर जो है ना वो, लेकिन अभी भी ये सेंटर लाइन नहीं हुआ। अब अच्छा, सेंटर लाइन बोला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको विड्थ दे दी है 50%। तो वो 50% विड्थ ले रहा है, और वो 50% जो इसकी विड्थ है वो अलाइन सेंटर होती है, तो वो यहाँ पर आ जाती है। तो मुझे इसको फॉर्म को जो है ना विड्थ 50% नहीं देनी, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेरा ये कंटेंट है ना, जितनी इसकी कंटेंट की विड्थ है, फॉर्म की विड्थ ऑटोमेटिकली उतनी हो जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ की, उसे हम कहते हैं फिट कंटेंट। अब फिट कंटेंट का मतलब है कि कंटेंट की जितनी मैक्सिमम विड्थ है ना उतनी ही फॉर्म की विड्थ हो जाए। फॉर्म कहाँ पर है, फॉर्म ये देखें, इनका ये कंटेंट है फॉर्म का, और ये फॉर्म है। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्म की मैक्सिमम जो है वो कितनी विड्थ है, मैं यहाँ पर स्प्लिट करके दिखाता हूँ। CSS को यहाँ पर ओपन करते हैं, इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। हमारी मैक्सिमम कंटेंट की विड्थ कितनी है, 300 px। तो फॉर्म की विड्थ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 300 px। तो ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पर आके पहले तो इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एस। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखें सेंट्रल लाइन हो चुका है, इधर से और इधर से बिल्कुल बराबर स्पेस है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर टॉप से इसको करना है तो मैं जो फॉर्म है ना, फॉर्म को टॉप से मार्जिन दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप, और वो मैं कह दूंगा 300 px। थोड़ा सा कम कर देते हैं 200 px। ठीक है। ये देखिए फॉर्म हमने बिल्कुल सेंटर अलाइन कर लिया। सो हमने बड़े अच्छे से क्या किया, स्टाइलिंग अपनी इंप्लीमेंट कर ली। ठीक है। तो स्टाइलिंग के अंदर हमने टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, मार्जिन देख लिया। अब एक चीज़ होती है उसे, अब देखें यहाँ पर जो है ना, जब मैं यहाँ पर ये लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा ये जो टेक्स्ट है ना ये बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल साथ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का यहाँ से थोड़ा सा ना इतनी थोड़ी बहुत स्पेसिंग हो। ठीक है। जब स्टार्ट हो तो इसका तरीकाकार क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास मार्जिन होता है ना स्पेसिंग के लिए, तो दूसरी चीज़ जो हम स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं वो होती है पैडिंग। अब डिफरेंस क्या होता है मार्जिन के अंदर और पैडिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब हम वापस आते हैं स्लाइड के ऊपर, स्लाइड से आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब देखें, जब हमने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को स्पेसिंग देनी हो तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं। तो मार्जिन क्या करता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को स्पेसिंग देता है। पैडिंग क्या काम करता है, पैडिंग ये काम करता है कि किसी एलिमेंट के जो अंदर कंटेंट है,
ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको उस एलिमेंट की बाउंड्री से स्पेसिंग देनी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग। तो आप इस बॉक्स को ज़रा गौर से देखें, तो हम इस बॉक्स को कंसिडर करते हैं एक कंटेनर है, और इसके अंदर ये दो और कंटेनर्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दोनों कंटेनर इस बड़े कंटेनर के अंदर है, इनका टॉप से और बॉटम से और लेफ़्ट से और राइट से जो है ना वो थोड़ी स्पेसिंग हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा टॉप कंटेनर है उसको मैं जाके पैडिंग दूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको पैडिंग दे दी 30 px। तो ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो है लेफ़्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से जो इसके अंदर का कंटेंट है उसको अपने बॉर्डर से स्पेसिंग दे देगा। तो आप देखें ये जो अब बॉक्सेस हैं टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से क्या हो गए हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग के ऊपर हो गए हैं। तो जब किसी कंटेंट को, किसी कंटेनर को अपने अंदर के कंटेंट से स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए हम कहते हैं पैडिंग यूज़ करते हैं। जबकि जब एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से यानी कि उसके सिबलिंग एलिमेंट से हमने स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन, ठीक है। अब जैसे ये इसके अंदर के दोनों बॉक्सेज हैं, उनको अगर मैंने आपस में स्पेसिंग देनी है, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे है, तो मैं इनको आपस में मार्जिन के साथ स्पेसिंग दूँ, ठीक है। सो वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर। तो ये हम कोड के ऊपर आए। अब यहाँ पर मैं आके क्या करता हूँ, मैंने अब स्पेसिंग देनी है। तो हमारे पास कंटेनर इस टाइम क्या है, कंटेनर इनपुट है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं ऑब्वियसली वो इसका कंटेंट है। पैडिंग कहाँ से देनी है, मैं आपको ब्राउज़र पे आके दिखाता हूँ। पैडिंग हमने देनी है लेफ़्ट से एंड राइट से भी, ठीक है। जब ये फुल हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता जाता हूँ, तो ये मैंने काफ़ी चीज़ें टाइप कर दी, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से भी स्पेसिंग देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पैडिंग लेफ़्ट, इसको मैं कहता हूँ 5px, एंड पैडिंग राइट, इसको मैं कह देता हूँ 5px। अच्छा 5px काफ़ी कम है, आपको विजिबल नहीं होगी ज़्यादा, तो मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें स्टार्ट फ्रॉम हेयर इसकी पैडिंग आ चुकी है ना, ठीक है। अब जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ तो ये देखें, तो ये इस तरह से हम पैडिंग देते हैं। तो स्पेसिंग जो पैडिंग की होती है वो विद इन दी एलिमेंट काम करती है, यानी कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट के अंदर अगर चाइल्ड को स्पेसिंग देनी हो पेरेंट की बाउंड्री से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग। जबकि जो दो सिबलिंग एलिमेंट हों, ठीक है, जिस तरह से आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, जो जो सिबलिंग एलिमेंट हों, अगर लेफ़्ट से राइट को हमने स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो पार्ट था CSS का, इसके अंदर हमने सिर्फ CSS की बेसिक्स ही डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो मैंने आपको एक तो फॉर्म का कंपोनेंट हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने HTML के साथ जो है वो CSS की इंटीग्रेशन देख ली, CSS की हमने टाइप्स देखी, CSS की हमने डेफिनेशन देखी, फिर इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS तीनों को करके देखा, एक्सटर्नल CSS को अलाइन करके देखा, डिफरेंट हमने जो है HTML जो CSS के सिलेक्टर को देखा। तो सारी चीज़ें हमने जो है ना वो देख ली, एंड देन हमने एक फॉर्म का कंपोनेंट बनाया और उसको हमने डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा HTML और CSS का, उसके अंदर हमने दो काम करने हैं। उसके अंदर एक तो HTML और CSS दोनों चीज़ें हमने देखनी है। जो नेक्स्ट पार्ट है ऑब्वियसली वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, मतलब जो नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करनी है ना काम, वो पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर जाके होगा। पहला जो काम करना है वो उसके अंदर हमने HTML के एडवांस टैग, एंड देन उसके बाद हमने जो CSS के एडवांस जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करना है, और साथ में हमने एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करनी है प्रॉपरली, जो कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन होगी जिसको बाद में अपने रेज्यूमे के ऊपर, अपनी CV के अंदर लगा सकते हैं, गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब आपको अगर गिटहब का भी नहीं पता तो डोंट वरी, बस इस वर्ड को याद रख लें, गिटहब। इसको भी मैं बताऊंगा और उसके ऊपर आपको मैं पब्लिश भी करवाऊंगा गिटहब के ऊपर आपके कोड को, ठीक है। तो फिर आप उसको CV के अंदर भी लगा सकते हैं। फिर हम एक वो कंप्लीट जो अपनी एप्लीकेशन जो है ना उसका एक पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, साथ में हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखेंगे। अगेन रिस्पॉन्सिवनेस को आपको नहीं पता अगर, तो डोंट वरी, रिस्पॉन्सिवनेस को भी हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो ये आगे वाले दो पार्ट्स के अंदर होगी। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। जाने से पहले अगेन वही वाली बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये बताएं
कि आपको CSS के जो कॉन्सेप्ट हैं पहले अगर नहीं आते थे तो अभी कितने आए हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट CSS के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये है हमारा रिवॉर्ड, ये है आपकी तरफ से पे आउट जो आप हमें इस पूरे वीडियो का कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल ब्रिंग अ वेरी गुड ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।